मनुष्य लोक किसके मध्य में स्थित है, प्रश्न मेरा। अरे किसी को ही नहीं मालूम। मनुष्य लोक किसके मध्य में स्थित है, हाँ बोलो अर्पिता जी। मध्य लोक के। हाँ मध्यलोक, मध्यलोक कितना बड़ा है। कल नहीं आए थे आप ना। छूट गया वो, अब गया जीवन में। मनुष्य मध्य लोक एक राजू बाय एक राजू का है। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा और 1 लाख योजन ऊंचा। उस एक राजू बाय एक राजू के ठीक मध्य में 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक है, जिस जो कि 2.5 द्वीप के अंदर स्थित है। क्या 2.5 द्वीप और 2 समुद्र उस मनुष्य लोक में है, उसका व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम ही तिरियल लोक के बीच में स्थित जो जम्बू द्वीप है, उसमें जो 7 क्षेत्र है उनका कथन करते हैं। उस मनुष्य लोक के भी सबसे मध्य में क्या है, जम्बू द्वीप। 3 लोक देखो, अलोकाकाश के मध्य में लोकाकाश, लोकाकाश के मध्य में मध्यलोक, और मध्यलोक के मध्य में मनुष्य लोक, और मनुष्य लोक के मध्य में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत। ऐसा है ये। तो जो जम्बू द्वीप है मध्यलोक के अंदर, त्रियक मध्यलोक के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित जो जम्बू द्वीप है, उसमें जो 7 क्षेत्र है उनका कथन करते हैं। कितने क्षेत्र जम्बू द्वीप में, 7 क्षेत्र, उनका कथन करते हैं। दक्षिण दिशा के भाग से आरंभित होकर भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत, इन नामों के धारक 7 क्षेत्र है। दक्षिण दिशा से चालू करो तो दक्षिण दिशा में सबसे नीचे नीचे वाला स्थान जो है उसका नाम है भरत, जहां हम रहते हैं। इसके ऊपर के क्षेत्र का नाम है हेमवत, फिर भरत, हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, हिरण्यवत और एरावत। ऐसे ये कितने क्षेत्र हो गए, 7 क्षेत्र हो गए। समझ में आए। इसका चित्र देखना आपको। दिख रहा है। हाँ, ये सबसे पहला क्षेत्र कौन सा हो गया ममता जी, सबसे नीचे नीचे का भरत क्षेत्र जहां हम आप रह रहे हैं। इसके बाद हेमवत क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र, ये विदेह क्षेत्र, ये रम्यक, ये हिरण्यवत और एरावत क्षेत्र। इन 7 क्षेत्रों को विभाग किसने किया है, विनीता जी आया समझ में। ये जम्बूद्वीप दिखा आपको, नहीं दिखा, नहीं समझ में आया जम्बूद्वीप। ये जम्बूद्वीप है अपना, ये जहां अपन रह रहे हैं। देखो ये जम्बूद्वीप है। ये इस जम्बूद्वीप के अंदर 6 पर्वत है, ऐसे पूर्व से पश्चिम तक। जैसे एक हिमवन पर्वत है, फिर महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, रुक्मी और शिखरी। ऐसे ये 6 पर्वत है। इन 6 पर्वतों के कारण से इस जम्बू द्वीप के 7 विभाग हो गए। कितने, 7। जैसे थाली है, थाली के बीच में 6 अपन ने लकीरें खींच दी, तो कितने हिस्से हो जाएंगे थाली के, 7। ऐसे जम्बू द्वीप के अंदर 6 पर्वत है, उन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र हो गए इसमें। सबसे नीचे नीचे का क्षेत्र जो है वो भरत क्षेत्र है, वहां से प्रारंभ करो तो नाम है इसका भरत क्षेत्र, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर हरि, फिर ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये विदेह क्षेत्र, फिर रम्य, हिरण्यवत और अंत में एरावत क्षेत्र। ऐसे दक्षिण दिशा से चालू करके इनके 7 क्षेत्रों के नाम है।
आया समझ में? नहीं आया तो पूछ लेना। ये पूरा ये जम्बू द्वीप गोल गोल है ये, और इसमें नीचे जो है भरत क्षेत्र है, सबसे नीचे मतलब दक्षिण दिशा में, और सबसे ऊपर एरावत क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों के बीच में पर्वत पड़े हुए हैं। उन पर्वतों से 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र बने। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं तो फिर बस अपन आगे पढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ क्षेत्र शब्द से वर्ष, क्षेत्र का मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ? वर्ष, वंश, देश अथवा जनपद अर्थ का ग्रहण है। ठीक है, 4 नाम बताए क्षेत्र के, कौन कौन से? वर्ष, वंश, देश और जनपद। वर्ष, वंश, देश अथवा जनपद, ये सब क्षेत्र के नाम हैं। उन क्षेत्रों को भिन्न भिन्न करने वाले जो 6 कुल पर्वत है, कुलाचल है, उनके नाम कहते हैं। दक्षिण दिशा के भाग को आदि लेकर हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी इन नामों के धारक पूर्व से पश्चिम लंबे कुल पर्वत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रों के बीच में है। ये 7 क्षेत्रों के बीच में 6 पर्वत है। क्या क्या नाम है इनके? हिमवत, हिमवत, देखो इन पर्वतों के नाम दिए ऊपर, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, संज्ञा। एक्चुअल में हिमवन होना चाहिए, इतना क्यों किया इन्होंने पता नहीं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी इन 6 नामों के धारक पूर्व से पश्चिम लंबे कुल पर्वत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रों के बीच में। देखना है पर्वत? देखना है कि नहीं देखना है? किसी के हाँ या ना नहीं है? देखो आप लोग ठीक तो ना? कोई बुखार उखार तो नहीं आ रहा किसी को? बीमार ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बीमारी हो गया है? देखो है क्या है यहाँ पे, ये हिमवन पर्वत, ये रहा हिमवन पर्वत यही है। ये हिमवन पर्वत किसके बीच में? ये हेमवत क्षेत्र और भरत क्षेत्र के बीच में हिमवन पर्वत। ये पूरब, पूरब से लेके पश्चिम तक फैला है ना? सॉरी पूरब इधर आएगा, पूरब से लेके पश्चिम तक। समझ में आया विनीता जी? पूरब, ये पूरब इधर है, ये पूरब से लेके पश्चिम तक ये पर्वत लंबा फैला हुआ है। मतलब पूरब के समुद्र को स्पर्श करता हुआ और फिर यहाँ तक लंबा है, पश्चिम के समुद्र को स्पर्श कर रहा है। ये पर्वत कैसा है मालूम है? एकदम जैसे कोई दीवार होती है ना, खड़ी, जैसी खड़ी दीवार जैसा ही एकदम। इसके इस और भरत क्षेत्र है, उस और हिमवत क्षेत्र है। फिर हिमवत और हरि क्षेत्र के बीच में कौन सा पर्वत है? बताओ, चलो आप लोग बताओ, हिमवत और हरि क्षेत्र के बीच के पर्वत का नाम क्या है? अरे भाई जल्दी जल्दी बताया करो, फटाफट, धमाधम। बोलो ममता जी। महाहिमवन। महाहिमवन, हाँ, ये हो गया महाहिमवन पर्वत, जो कि हिमवत क्षेत्र और हरि क्षेत्र को विभाजित करने वाला। अब हरि क्षेत्र और विदेह क्षेत्र को विभाजित करने वाला, हरि क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के बीच में जो पर्वत है, मतलब हरि क्षेत्र को और विदेह क्षेत्र को विभाजित करने वाला, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग अलग करने वाला, इन दोनों को बांटने वाला, अलग अलग करने वाला, या इन दोनों के विभाग करने वाला जो पर्वत है उसका नाम क्या है? विदेह क्षेत्र और हरि क्षेत्र के बीच के पर्वत का नाम क्या है? बोलो अर्पिता जी। निषद पर्वत। निषद पर्वत। ऐसे ही विदेह क्षेत्र और रम्यक के बीच के पर्वत का नाम क्या है? बोलो। नील पर्वत। नील पर्वत। और रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच के पर्वत का नाम क्या है? ये अपन विनीता जी से पूछेंगे। विनीता जी, बोलो विनीता जी, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र के बीच के पर्वत का नाम क्या है? रुक्मी पर्वत। हाँ, रुक्मी पर्वत, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब आखिरी प्रश्न, हिरण्यवत क्षेत्र के उत्तर दिशा में जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? नहीं सॉरी, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को विभाजित करने वाले पर्वत का नाम क्या है? हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के बीच के पर्वत का नाम क्या है?
बोलो अर्पिता जी। शिखरी। शिखरी पर्वत ऐसे है। अब इन 6 पर्वतों के और 7 क्षेत्रों के नाम कौन बताएगा? किसको याद है 6 पर्वत और 7 क्षेत्र के नाम? हम्म। पर्वत के तो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। क्षेत्र क्षेत्र के भरत, भरत, हेमवत, हिरण्यवत, रुक हरि, विधेय और रम्य। हाँ, भारत और एक और बच गया ना, एरावत। एरावत हाँ, लास्ट। तो क्रम से बताओ, क्रम से। सबसे पहले भरत, भरत के बाद हेमवत, फिर हेमवत, फिर हरि, फिर विधेय, फिर रम्य, फिर हिरण्यवत, फिर एरावत। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही। ये हो गए 7 क्षेत्र और 6 पर्वत। अपन कहाँ रह रहे हैं? तो अपन कहाँ रह रहे हैं? पलहर नगर में। पलहर नगर में रह रहे हैं। क्यों अभिषेक? सुखदेव नगर में। इन 7 क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में रह रहे हैं? बता दो, चलो तुम बता दो। भरत क्षेत्र में। हाँ, भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं अपन, शांति से चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे। अब इसके सूत्र भी है तत्वार सूत्र में, अब वो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आगे चलते हैं। पर्वत, इसका अर्थ वर्षधर पर्वत अथवा सीमा पर्वत है। सीमाओं पर है ना ये, अथवा ये वर्षों को बीच में वर्षों का विभाजन करने वाले या वर्ष को धारण करने वाले, इसलिए वर्षधर पर्वत है। वर्ष माने क्षेत्र, क्षेत्र को धारण करके रखते हैं पर्वत, इसलिए इनका वर्षधर पर्वत नाम है। अथवा ये वर्षों की सीमाओं पे, इसलिए इनका नाम सीमा पर्वत है। पर्वत, इसका अर्थ वर्षधर पर्वत अथवा सीमा पर्वत है। उन पर्वतों के ऊपर क्रम से जो हृदय वे कहे जाते हैं, उन पर्वतों के ऊपर तालाब है, अच्छे बढ़िया बढ़िया सुंदर, उन तालाबों के नाम कहे जाते हैं। देखो, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इन नामों वाले अकृत्रिम 6 हृद है, 6 तालाब है। अकृत्रिम किसी ने बनाया नहीं है। ये 6 नाम वाले पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इन नामों वाले 6 इन नाम अकृत्रिम 6 रद माने तालाब है अथवा सरोवर है। रद का अर्थ सरोवर है क्या? अब तो ये सबसे पहले जो हिमवन है उस पे पद्म नाम का सरोवर है, महाहिमवन पे महापद्म, निषद पे तिगिंच, नील पे केसरी, रुक्मी पे महापुंडरीक और शिखरी पर्वत पे पुंडरीक नाम वाले अकृत्रिम सरोवर है। अब उन पद्म आदि 6 रदों से आगम में कहे हुए क्रम के अनुसार जो 14 महानदियां निकली उनका वर्णन करते हैं। वे इस प्रकार है। हिमवन पर्वत पर स्थित जो पद्म नामक महारद है, उससे अर्ध कोस प्रमाण गहराई और 6.5 योजन प्रमाण चौड़ाई की धारक, आदि कोस प्रमाण गहरी है भैया, और 6.5 योजन प्रमाण चौड़ाई की धारक गंगा नामक नदी पूर्व तोरण द्वार से निकलकर उसी हिमवन पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक जाती है। फिर वहां से गंगा कूट के पास दक्षिण दिशा को मुड़कर भूमि में स्थित जो कुंड है उसमें वो गंगा गिरती है। फिर वहां से दक्षिण द्वार दरवाजे से निकलकर भरत क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित जो लंबाई से पूर्व पश्चिम समुद्र को स्पर्शित करने वाला विजयार्थ पर्वत है, उसकी गुहा के द्वार से निकलकर वहां के आर्यखंड के अर्ध भाग में पूर्व से लौटकर प्रथम अवगाह की अपेक्षा 10 गुणी अर्थात 5 कोस की गहराई, और इसी प्रकार प्रथम के विषकम से 10 गुण जो 62.5 योजन प्रमाण विस्तार है, उस सहित गंगा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है। देखना है नदी को, चले अपन नदी देखना है, देख लेते हैं अच्छे से। अब नदी तो देखेंगे ही अपन, नदी कैसे जा रही है, यहाँ से निकली और यूं जा रही है एक्चुअल में।
या पद्म तालाब से निकल के यहाँ तो आधा कोस ही गहरी है और चौड़ी भी ज्यादा नहीं है। देखो चौड़ी भी बताता हूँ कितनी, फिर ये धीरे धीरे चौड़ी बढ़ती जाती है, जब समुद्र में मिलती है तो बहुत चौड़ी हो जाती है। तो ये पहले यहाँ हिमवंत पर्वत पे 50 योजन पूरब में जाती है, फिर नीचे गिरती है। यहाँ इधर टर्न लेती है, जहाँ गंगा नदी का गंगा कूट है वहां टर्न लेती है दक्षिण दिशा की ओर, और फिर टर्न लेके, और ये जो विजयार्थ पर्वत है ना, विजयार्थ पर्वत, इसके नीचे एक गुफा है, उस गुफा में से नीचे से निकल के बहती है। ये बहुत बड़ी गंगा नदी है। ये अपनी यहाँ की गंगा नदी तो बहुत छोटी है। अपनी यहाँ की गंगा नदी कितनी गहरी है? आधा कोस गहरी है। आधा कोस समझ लो किसको कहते हैं? 2 कोस का 1 मील होता है। आधा कोस माने 1 मील गहरी। 1 मील गहरी का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर अंदर पानी में गहरी। तो वो भी जहां से निकलती है वहां 1.5 किलोमीटर गहरी है, फिर उससे 10 गुना हो जाती है, 15 किलोमीटर गहरी। अपने के समुद्र भी नहीं है 15 किलोमीटर गहरे। क्या? और चौड़ी कितनी? देखो आप चौड़ी भी देखो कितनी जबरदस्त है। जहां समुद्र में गिरती है ना, वहां 62.5 योजन प्रमाण गहरी है, चौड़ी है। कितनी? 62.5 योजन प्रमाण। 62.5 योजन समझते हो आप? ये प्रमाण वाले 62.5 है। 1 योजन का मैंने बताया था 8,000 मील, 4,000 मील, सॉरी 4,000 मील। तो 4,000 मील तो 62.5 योजन करो तो 4,000 मील के कितने हो गए? 1 योजन 4,000 मील का है, तो 62.5 योजन में कितने मील? कैलकुलेटर से करो। 25, 2,50,000, 2.5 लाख मील। और अब 2.5 लाख मील के करो तो 41, 4,10,000, 4,10,000 मील 1 किलोमीटर। 4,10,000 किलोमीटर चौड़ी। मतलब 4 लाख ही ले लो, 4 लाख किलोमीटर चौड़ी नदी है ये। 4 लाख किलोमीटर चौड़ी नदी। क्या? यहाँ की गंगा नदी 4 लाख छोड़ो, 4 किलोमीटर चौड़ी नहीं है वो। 4 लाख तो बहुत दूर की बात है। नदी क्या, नद्दा है, नद्दा। समुद्र तो कितना बड़ा होगा, लवण समुद्र। तो लोगों क्या बोलते हैं मालूम है? यही पंडित जी, ये लवण समुद्र है, ये श्रीलंका के वहां। और ये जितने भी ये हिमालय में रह रहे हैं सब हिमवंत पर्वत है ये यहाँ। और ये अमेरिका वाले सब विजयार्थ पर्वत के निवासी विद्याधर है। और ये पाकिस्तान ब्लेचखंड है। क्या? और अमेरिका वाले सब विद्याधर है। कौन से विद्याधर है वो? विद्याओं के धनी। और बोले मैंने कि कल्पना फिर भोग भूमि भी लेके आ जाओ कहीं से। बोले वो यूरोप में, इंग्लैंड में भोग भूमि है। अच्छा, और स्वीडन में भी एक तरह की भोग भूमि है। वाह यार, सब कुछ यही है। गंगा भी यही है, सिंधु भी यही है, हिमवंत पर्वत भी यही है। हिमालय हिमवंत पर्वत है, और पाकिस्तानी सब म्लेच्छखंडी लोग हैं। क्या? और विजयार्थ पर्वत कहाँ से आ गया? अब ये विजयार्थ पर्वत पे विद्याधर रहते हैं, तो ये सब अमेरिकन विजयार्थ, अमेरिका में विजयार्थ पर्वत वहां पहुंचा दिया अमेरिका में, वो विद्याधर है सब वहां पे। वाह, मैं भी एक विद्याधर हूँ ऐसे, देखो आधा आधा आधा, पूरा तरीके से थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन ये सब गलत बात है, इनमें तथ्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब भारत क्षेत्र के हिस्से हैं। जितनी भी दुनिया है ना आज की, जो भी नॉन, वो सब भारत क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा यूरोप ले लो, चाहे यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये जितने कॉन्टिनेंट है सब भारत क्षेत्र के आर्यखंड के एक छोटे से टुकड़े हैं। भारत क्षेत्र बहुत बड़ा है। उनने किसी को गंगा नदी देखी, किसी ने? गंगा नदी किसको कहते हैं? 2 लाख 4 लाख मील, 4 लाख किलोमीटर चौड़ी है गंगा नदी। तैरेंगे भैया जी। यहाँ की गंगा नहीं तिराती अभी की। असली गंगा तैर सकता है कोई 4 लाख किलोमीटर चौड़ी? कुछ नहीं छोड़ सकता। बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, लोग समझते हैं नहीं। और देखो वो भी, एक मिनट, और क्या है? और नदी कैसी है? और नदी गहरी कितनी है ये भी देख लो। हाँ, आधा कोस गहरी है, आधा कोस। 5 मतलब जब निकली थी, निकलते समय वो
आधा कोस कह रही थी, और फिर वहां से 10 गुनी हो गई, तो आधा कोस से 10 गुनी कितनी हो गई? 5 कोस। एक कोस 1 मील का है, नहीं एक कोस में 2 मील ना, 2 कोस का 1 मील होता है, 2 मील का 1 कोस, 4 कोस का 1 योजन, और 1 कोस में 2 मील, तो 1 कोस में 2 मील, तो 5 कोस में 10 मील। 10 मील गहरी नदी, 10 मील माने 16 किलोमीटर गहरी नदी, 16 किलोमीटर गहरी नदी, 16 किलोमीटर तो अंदर गहराई है नदी की, 16 किलोमीटर अंदर, कितनी? 16 किलोमीटर गहरी नदी। बोलो अभी का समुद्र भी नहीं होगा, कितना किलोमीटर गहरा अंदर? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बस। हाँ तो ये 16 किलोमीटर गहरा है, ये 16 किलोमीटर गहरी नदी है गंगा नदी। मैंने अपना क्या, समुद्र भी छोटा है इस हिसाब से, समुद्र भी उसका मतलब नाला है उस नदी के हिसाब से। इतनी बड़ी रचनाएं है ये अभी अपने को कम देखने को मिल रही है, अपन बहुत छोटे छोटे हो गए क्या। अपन यदि बड़े होते ना 500 योजन, 500 मील 500 धनुष लंबे चौड़े, तो अपन सब देख आते सब जगह क्या। अभी अपन 500 धनुष नहीं रह गए, अपन एक धनुष के हो गए बस, 500 गुना छोटे हो गए अपन, छुट्टे छुट्टे हो गए, छोटे छोटे आदमी, टिन 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 इतने इतने से। हाँ हाइट कितनी कम हो गई आजकल के लोग, और पहले की देख लो, पहले के राजा महाराजा की, तो वहां आप जाओ कभी उदयपुर में, तो वो महाराणा प्रताप का जो वो है ना कवच, बाप रे बाप, 5 आदमी घुस जाए आज क्या है, वो इतना भारी 50 किलो का तो वजन है उसका है। मैंने कहा यार ये आदमी थे कि क्या थे, राक्षस था कौन सा क्या था, और अभी हुए वो 500 साल भी नहीं हुए उनको, और उनकी हाथ की तलवार, तलवार का वजन, तलवार ढाल, एक एक चीज उनकी जो है ना, इतने ताकतवर आदमी बोलो। ऐसे जयपुर नरेश की मैंने देखा था, जयपुर का जो नरेश का जो चड्डा था, तो चड्डे में अपने 6 लोग घुस सकते थे उसके अंदर, इतना मोटा चड्डा था उसका। आदमी थे कि क्या थे, मतलब अभी अभी हुए ये लोग हैं, तो यही इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं जिनवाणी, जिनवाणी पे विश्वास, जिनवाणी विश्वास के आदमी देख लो ना यहाँ के अभी के राजा महाराजाओं की, क्या उनकी वो थी। महाराणा प्रताप का वो जो है ना कवच ववच देख लिया ना उदयपुर में, कभी किसी को देख के आना हो, कवच है उनका, जबरदस्त कवच है, खूब भारी कवच है आदमी, और उस पहन के लड़ते थे वो उसको। वो अब अपनी यहाँ तो किसी कवच, वो कवच किसी को पहना दो ना, तो वो अस्पताल में भर्ती हो जाए बापड़ा, इतना भारी कवच है वो क्या। ऐसे ऐसे थे वो, और उन्होंने एक तलवार का एक प्रहार करते थे आदमी मर जाता था, इतने ताकतवर थे वो महाराणा प्रताप सिंह। उन्होंने किसी के सामने जो है ना, मतलब बहुत लोग जो है ऐसा नहीं है, अभी अभी सब चीजें, अभी जो जो राजा महाराजा हुए उनके जो चीजें हैं उससे दिखती है कि चीजें पहले कितनी बड़ी बड़ी थी, अभी तो इतने इतने से हो गए आदमी, यूं यूं जरा जरा से ठिंगने से, टिमने टिमने सब, अपन सभी ऐसे ही हो गए। और फिर भी अब देखो आगे क्या है, ये नदी आ गई, ये नदी गंगा नदी। अब गंगा नदी जो है कैसे निकलती पूरा बताया। अब गंगा के बाद सिंधु का भी सुनो देखो, और इस गंगा की भांति सिंधु नामक महानदी भी उसी हिमवत पर्वत पर विद्यमान जो पद्मरथ है उसके पश्चिम द्वार से निकलती है। वो पश्चिम द्वार से निकलकर पर्वत पे ही गमन करके, पश्चिम दिशा में गमन करके, पर्वत पे ही जो है ना, पर्वत पे ही 500 योजन तक जाती है वो पर्वत पे ही, पश्चिम दिशा में, और फिर पर्वत पे ही गमन करके फिर दक्षिण दिशा को आकर वो विजयार्थ की गुफा के द्वार के से निकलकर पश्चिम को मुड़कर, थोड़ा पश्चिम को मुड़ के, और आर्यखंड के अर्ध भाग में आकर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। आर्यखंड के आधे भाग में आ जाती है इधर, आधे भाग में इधर पूर्व ये गंगा, आधे में इधर सिंधु। और इस प्रकार पश्चिम दिशा को आई हुई जो गंगा और सिंधु नामक 2 नदियां हैं, इनसे तो पूर्व और पश्चिम के समुद्र तक लंबा जो विजयार्थ पर्वत है, उससे षटखंड 6 विभागों में बटा हुआ भरत क्षेत्र है। 6 विभागों में बटा हुआ है भरत क्षेत्र। देखो कैसे,
ये जो है ना आपको, ये एक तो ये दो नदियां निकल रही, गंगा नदी इधर पूर्व में बह रही है, सिंधु नदी पश्चिम में बह रही है। इन दो नदियों से, और बीच में एक ये विजयाट पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। तो इन दो नदियां, ये दो नदी, इन दो नदी से तीन हिस्से हो गए एक तरह से इसके, और फिर एक बीच में एक विजयाट पर्वत है। तो विजयाट पर्वत से तीन हिस्से नीचे के और तीन हिस्से ऊपर के, ऐसे 6 खंड हो गए इस भरत क्षेत्र के। कितने? 6 खंड। दो नदियों ने और पर्वतों ने मिलकर इसके 6 खंड किए। नदियों से 3 खंड हो गए, एक नदी के इधर का खंड, एक बीच का खंड, एक इधर का खंड, और फिर 3 के, फिर नीचे के 3 और 3 ऊपर के, ऐसे 3 दूनी 6 खंड हो गए। विजयात पर्वत के ऊपर के जो 3 खंड है वो उत्तर के खंड कहलाते हैं, विजयात पर्वत के नीचे के वो दक्षिण के 3 खंड, ऐसे 6 खंड है इसके। 6 खंड में अपन जो है दक्षिण के बीच वाले खंड में अपन रहते हैं, वहां आर्य खंड है, और बाकी के जो 5 खंड है वो म्लेच्छ खंड है, वो म्लेच्छ जीव निवास करते हैं। और विजयाट पर्वत पे विद्याधर निवास करते हैं और देवों के भवन है। विजयाट पर्वत की 3 कटनी है, सबसे ऊपर जो है वो अप्रतिम चैत्यालय है, फिर उसके नीचे की जो कटनी वहाँ देवों के निवास है, और सबसे नीचे की जो कटनी, मतलब नीचे की जो पर्वत की एक नीचे की जो लेयर है, मतलब 3 पर्वत पे 3 लेवल है, पर्वत पे जो 3 लेवल है, तो नीचे का जो लेवल है उस पे विजयाट पर्वत, उस पे जो है विद्याधर निवास करते हैं। 110 नगरियां इनकी, 110, कितनी? 110। उन 110 नगरियों में विद्याधर निवास करते हैं, विद्याओं के धारी होते हैं वो सब निवास करते हैं वहाँ। अभी भी वो निवास कर रहे हैं, अभी भी आपको जाना हो किसी को तो जा सकते हो, आप में ताकत हो तो। विद्याधर निवास कर रहे हैं वहाँ पे अभी विजयाट पर्वत पे। अपने तो आइडिया ही नहीं लग रहा है कि कहाँ है, नहीं तो अपन तो जाके पूछे थे उनसे, अभी कम से कम कोरोना की दवाई तो ले ही आते अपन उनसे। क्यों पता ही नहीं, लेकिन कहाँ है ये कुछ भी नहीं मालूम मेरे को, किसी को नहीं मालूम कि किस जगह से कैसे जाने का रास्ता भी नहीं मालूम कुछ, ना कोई प्लेन व्लेन की व्यवस्था है, कुछ समझ में नहीं आती कैसे। नहीं तो एकाध तो एकाध तो विद्याधर को देखता है मन भाई, हाय हेलो कराएं कि यहाँ बहुत तकलीफ चल रही है यार विद्याधरों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट समाप्त करो, कम से कम जैनी लोगों को तो मत होने दो, है नॉन जैनियों को ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सब चल रहा है सब। आ गए समझ में, आ गए 6 खंड कहाँ है? 6 खंडों में से 5 पे म्लेच्छ खंड है, एक पे भरत, एक में आर्य खंड है, वहाँ आर्य जीव रहते हैं, और विजयात पर्वत पे विद्याधर निवास कर रहे हैं आराम से, बढ़िया। विजयात पर्वत की हाइट नहीं लिखी ना सर, ऊंचाई कितनी है? विजयात पर्वत पे जो हाइट होती है ना, वो चौथे पर्वत के जो चौथे काल के अंत में जो हाइट रहती है वही हाइट। अच्छा, विजयात पर्वत की ऊंचाई 25 योजन। 25 योजन। हाँ, और इसके जैसे आगे हिमवन पर्वत का 100 योजन लिखा है। हाँ विजयात पर्वत तो छोटा है। तो वो जैसे जो चांद और ये जो चांद सितारे 110 योजन ऊंचाई है ना अपने यहाँ से, तो 790 योजन ऊपर है। 790 योजन ऊपर। हाँ, उसके बाद 110 है, 790 से 900 के बीच में। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन हम ना। अब देखो आगे 6 खंड हो गए भरत क्षेत्र के, अब आगे चलते हैं। अब पूर्व कथन के पश्चात वर्णन करते हैं। महाहिमवन पर्वत पर स्थित जो महापद्म नामक तालाब है, वहां से चलकर दक्षिण दिशा की ओर से हिमवत क्षेत्र के मध्य में आकर वहां पर स्थित जो नाभिगिरी नामक पर्वत है उसको आधे योजन तक स्पर्श करती हुई और उसी पर्वत की आदि प्रदक्षिणा करती हुई, क्या उसको आधे योजन तक स्पर्श करती है और फिर उसी पर्वत की आदि प्रदक्षिणा करती हुई और रोहित नामा नदी पूर्व समुद्र को गई है। और इसी प्रकार रोहितास्या नामा जो नदी है वह हिमवन पर्वत के पद्म रथ से उत्तर को आकर उसी नाभिगिरी को अर्ध योजन पर्यंत स्पर्श करती हुई उसी पर्वत की आदि प्रदक्षिणा करके पश्चिम समुद्र में गई है। ऐसे रोहित और रोहितास्या नाम की धारक जो 2 नदियां
हेमवत नामक जो जगन्य भोग भूमि का क्षेत्र है उसमें जानना चाहिए। आया विनीता जी समझ में? हाँ ये तो आया ना, वही मैंने कहा ये कैसे आ गया होगा, बिना देखे समझ में नहीं आएगा ये। देखो ये जो पद्म तालाब है ना, इसमें से ये नदी निकली, क्या नाम है इसका? ये एक्चुअल में रोहित होनी चाहिए, रोहित नदी। ये नदी यहाँ तक गई और ये एक नाभिगिरी पर्वत है, इसको थोड़ा सा छू के और फिर आधी प्रदक्षिणा दे के और फिर पश्चिम में बह जाती है, इसे पश्चिम में चली जाती है यहाँ। और इधर से महापद्म तालाब से ये नदी निकली और इसने इसको छू के आधी प्रदक्षिणा दी और फिर ये पूरब में जाके समुद्र में मिल जाती है। ऐसी ये दो नदियां हैं, ये एक तो पद्म तालाब से निकल के आती है और एक महापद्म तालाब से निकल के आती है। ऐसे दो नदियां इस हेमवत क्षेत्र में बहती है। ये हेमवत क्षेत्र जो है जगन्य भोग भूमि जैसी रचना है। ये दो नाम है इनके, रोहित और रोहितास्या। समझ में आया? रोहित नामा नदी पूर्व समुद्र को गई है और रोहितास्या नामा जो नदी है ना वो पश्चिम समुद्र में गई है। रोहितास्या पश्चिम समुद्र में गई है। तो एक्चुअल में रोहितास्या उधर से निकलेगी ना, ये थोड़ा गलत नहीं है। ये रोहितास्या पद्म तालाब से निकली है, नहीं सही है, रोहितास्या पद्म सरोवर से निकलेगी और महापद्म से निकल के दक्षिण, ठीक है, सही है, सब सही है। रोहित नामा नदी पूर्व समुद्र को गई है क्योंकि रोहित नामा नदी वहां से निकली है और रोहितास्या अपने यहाँ से निकल के जाएगी। ठीक है, सही था भैया, सब सही है। ऐसे दो नदियां आई है, रोहित और रोहितास्या। और हरितनामा जो नदी है, देखो हरितनामा नदी निषद पर्वत के तिगिंच रद से दक्षिण को आकर आधे योजन तक नाभिगिरी पर्वत को छूती हुई और उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके पूर्व समुद्र में गई, पूर्व समुद्र में। और एवमेव हरिकांता नामा नदी महाहिमवत पर्वत के महापद्म नामक रद से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरी को आधे योजन तक स्पर्शती हुई उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्र में गई। ठीक है, ये ऐसे पश्चिम में गई है, देखो सेम वही है व्यवस्था सब नदियों की। ये जैसे तिगिंच तालाब से निकल के और ये आधे योजन तिगिंच आधी परिक्रमा देके और ये पूर्व समुद्र में जाती है, हरित नदी। ये महापद्म तालाब से निकल के आधी प्रदक्षिणा इस नाभिगिरी पर्वत को देके और ये हरिकांता नामा नदी ये पश्चिम समुद्र में जाके मिलती है। और ये हरि क्षेत्र जो है मध्यम भूमि जैसी रचना ऐसे। और फिर ये जो तिगिंच तालाब है, इस तिगिंच तालाब से लंबा चौड़ा काम होता है। तिगिंच तालाब से निकल के नीचे आएगी, फिर ये सुमेरु पर्वत को आधी प्रदक्षिणा देके और फिर इधर जाएगी। ऐसे ये केसरी पर्वत से निकल के और यह सुमेरु पर्वत की आधी प्रदक्षिणा देते हुए ये सीता नदी, बड़ी महार नदी, ये सीता नदी जो है ये फिर पूर्व समुद्र में जाके मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी नदियां ये सीता सितोदा क्या। और ये नदियां देखो हमेशा क्या होती है, नदियां जब निकलती है ना तो बहुत छोटी होती है। जैसे यहाँ से निकली कितनी छोटी है, बाद में जब समुद्र में मिलती है बहुत बड़ी हो जाती है। सब नदियों का ही है, तालाब से निकली छोटी है सितोदा नदी, सीता नदी। अब ये सीता सितोदा नदी देखो समुद्र में जब मिल रही है तो कितनी चौड़ी हो गई। क्या पानी ऐड होता जाता है ना। अभी आपने देखा हो कभी, आप वहां गए हो आप लोग? अरे ये नर्मदा नदी निकलती ना जहाँ से, क्या नाम है उस जगह का? अरे यार क्या नाम है? वो गौमुख से निकलती है ना भैया। हाँ नहीं, उस जगह का नाम क्या जहाँ से निकलती हो? बनारस। गौमुख
क्या नाम है उसका, एक मिनट, मेरे को नाम ही भूले, बोलो पूर्वी, क्या नाम है? सर जबलपुर में अमरकंटक की वो गंगा तो निकलती है, सच तो ओरिजिन तो हिमालय ही है। किसका? अरे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है क्या? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी ना, जहाँ किसी ने देखी वहां पे, कहां से, जहाँ से निकलती है वहां से? अमरकंटक गए आप लोग? बहुत छोटी सी जगह है वो, जहाँ से निकलती है, इतनी सी जगह, एक कुंडा है, कुंडे में से निकलती है, और वो इतनी बड़ी हो जाती है वहां, जहाँ गंगा वहां मिलती है ना, वहां गंगा वो समुद्र में जाके मिलती है, जहाँ वहां गुजरात में, तो बहुत बड़ी हो जाती है। किस किसने देखी है अमरकंटक? मैंने देखी है, एक छोटे से कुंड से निकलती हो, वो थोड़ी सी बाहर जाके बड़ी हो जाती है, फिर बहुत सारे उन्होंने वो बना रखे, बांध बना रखे, जगह जगह रोक रखा उसको, पानी को, परंतु फिर भी वहां बहुत छोटी है वो, और उसके बाद में फिर बहुत बड़ी हो जाती है। अब ये क्या गंगोत्री? अरे गंगोत्री से तो गंगा नदी निकलती भैया, मैं नर्मदा की कह रहा हूँ, तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। मैं हमारे हमारे एमपी में नर्मदा बहती है, हम उसकी बात करें, गंगा गंगा कर रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ नर्मदा का, तो नाम ले रहा हूँ गंगा का सब। ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका। हाँ बोलो नरेश जी, कुछ कह रहे? सर पहले आपने पूछा था गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से? अच्छा, अब मैं नर्मदा का पूछ रहा हूँ। गंगा का बोला, गलत बोला, गंगा तो गंगोत्री से ही निकलेगी। जी। नर्मदा का देखा कि नहीं स्थल, उद्गम स्थल? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, बहुत छोटी सी जगह है जहां से निकल रही है। देखो, चले आगे। हाँ बोलो पूर्वी, कुछ पूछना है? हाँ मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि विदेह क्षेत्र अपन को जाना है, मतलब जनरल अपन सोच रहे हैं, तो जैसे अपन चेन्नई जाते हैं ना कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो चेन्नई आ जाएगा, तो ऐसे ही होगा ना विदेह क्षेत्र अपने लिए, मतलब अपनी सीधी रेखा में ही है ना ये? हाँ बराबर, अपन अभी ऊपर ऊपर जाओगे तुम तो कहाँ पे, कहाँ तक कहाँ से जाओगे, कहाँ से? वो तो अंटार्कटिका आ जाएगा ऊपर, ठंडी ठंड है उससे, वो तो वही अपना जो खून है वो वही जम जाएगा। नहीं एक्चुअली मतलब ये जैसे एक, मतलब उसे बोलना चाहिए कि अपने सीधी रेखा में ही है ना ये सब कुछ चीजें। हाँ हाँ, एक सेम लेवल पे, सही है। ऐसे ही है ना सेम? हाँ क्योंकि ऐसे ही। पहले जैसे ये अपन जब आपका मैप वगैरह देखते ऐसा लगता है ये ऊपर 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 है, कैसा भी मैं ऊपर नहीं, अरे ऐसे तो हिमालय भी ऊपर दिखेगा तुमको हिंदुस्तान के नक्शे में। ऊपर का मतलब क्या है? ऊपर माने पूरब में, ऊपर माने उत्तर में, और क्या है? क्या ऐसे तो देखो तो अपने जो है दिल्ली भी ऊपर है, तो ऊपर क्या मेरे माथे पे तो ही नहीं है दिल्ली? ऊपर का मतलब उत्तर में, नक्शे का मतलब यही होता है अपना एक ये केवल फ्लैट नक्शा है, ये 3 डायमेंशनल नक्शा नहीं है, 2 डायमेंशनल फ्लैट नक्शा। इसमें ऊपर का मतलब उत्तर दिशा। चलो अब आगे आगे चले, अपन कहां तक आ गए थे अपन? हाँ, एवमेव, एक मिनट, कहां तक आ गए थे अपन? ये रहा, एमेव हरिकांता नामा नदी महाहिमवंत पर्वत के महापद्म नामक रथ से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरी को आधे योजन तक स्पर्शती हुई उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देकर पश्चिम समुद्र में गई। ऐसे हरित और हरिकांता नामा 2 नदियां, हरि नाम का धारक जो मध्यम बहुभूमि का क्षेत्र है उसमें जानना चाहिए। अब सीता नामा नदी नील पर्वत के केसरी नामक रथ से दक्षिण को आकर उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट बहुभूमि के बीच में होकर, बहुभूमि क्षेत्र के बीच में होकर मेरू के पास जाकर गजदन पर्वत को भेद कर और आधे योजन पर्यंत प्रदक्षिणा से मेरू को छोड़कर पूर्व भद्रशाल वन और पूर्व विदेह के मध्य में होकर पूर्व समुद्र को गई। मेरे को तो यह है ना, इसको देखने की बहुत इच्छा है। ये क्योंकि सब एक से एक जगह होती हुई निकल रही के जा रही है। देखो आप कितनी शानदार शानदार जगह है। सीता नामक जो नदी है ना, वो नदी नील पर्वत के केसरी नामक रथ से दक्षिण को आकर उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भूमि के बीच में होकर, अब आप देखो, मैं तो कहता हूँ अपने अपने बस चले ना तो एक बोर्ड बना के और इस नदी के अंदर बैठ जाओ अपन, तो
वहां से निकल के उत्तर कुरु नामा उत्कृष्ट भोग भूमि के क्षेत्र को भी देख लो, सब लोग घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर मेरू के पास जाएगी नदी, फिर गद्दन पर्वत को अपना आप भेदेगी, फिर आधे योजन मेरू की प्रदक्षिणा देगी, वो भी कर लेंगे अपन। फिर पूर्व भद्रशाल वन को देखते हुए और विदेह के मध्य में से होके दोनों तरफ के विदेह के क्षेत्रों को देख के और फिर अपन जाएंगे पूरब समुद्र में। ये एक टूर हो जाए तो मजा आ जाए बस। इसी प्रकार सीतोदा नामा नदी निषद पर्वत के बीच में से जाकर, निषद पर्वत पर विद्यमान जो तिगिंच तालाब हृद है, वहां से उत्तर को आकर देवकुरु संज्ञक उत्तम भोगभूमि क्षेत्र के बीच में से जाकर मेरू के पास गजदन पर्वत को भेद कर और आधे योजन प्रदक्षिणा से मेरू को छोड़कर पश्चिम भद्रशाल वन के और पश्चिम विदेह के मध्य में गमन करके और पश्चिम समुद्र को गई है। ये भी बहुत बढ़िया ट्रेवल, ये भी बहुत बढ़िया टूर है। ये क्या, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत अच्छी यात्रा है। ये दो यात्रा अपने को करनी है। ऐसे सीता और सीतोदा नामक नदियों का युगल विदेह नामक कर्म भूमि के क्षेत्र में जानना चाहिए। जो विस्तार और अवगाह का प्रमाण पहले गंगा और सिंधु नामक दो नदियों का कहा है, उससे दूना दूना प्रत्येक क्षेत्र में जो नदियों का युगल है उसका विस्तार जानना चाहिए। उससे दूनी दूनी हो रही भैया, गहराई भी दूनी, चौड़ाई भी दूनी, सब दूनी 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 हो रही है। अब गंगा 14,000 परिवार की नदियों सहित है। गंगा की परिवार नदियां कितनी है? 14,000। सिंधु भी 14,000 परिवार नदियों की धारक है। सिंधु की भी 14,000 परिवार नदियां है। यानी गंगा नदी में 14,000 नदियां आके मिलती है। अपनी की गंगा में कितनी मिल रही है? नाले मिल रहे हैं आके, नदियां तो क्या मिलेगी वहां। और सिंधु भी 14,000 परिवार नदियों की धारक है। इससे दूने अर्थात 28,000 संख्या प्रमाण परिवार की धारक रोहित तथा रोहित आस्या को समझना चाहिए। और हरित हरिकांता ये दो नदियां इससे भी दूने परिवार की धारक है। और 526 योजन तथा 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तर से कर्मभूमि संज्ञक भरत क्षेत्र के विश्कम का प्रमाण है। उससे दूना हिमवत पर्वत पे, हिमवन पर्वत से दूना हिमवत क्षेत्र में, और ऐसे उत्तरोत्तर दूना दूना विश्कम विदेह क्षेत्र पर्यंत जानना चाहिए। दोनों बातें कह दी। नदियां जो है, नदियों की गहराई और नदियों का विस्तार दूना दूना है। कहां तक दूना दूना है? तो कह रहे सीता सीतोदा नदियों तक। ऐसे ही गंगा सिंधु परिवार की जितनी नदियां हैं उससे दूनी दूनी परिवार की नदियां सीता सीतोदा तक जानना चाहिए। और ऐसे ही जो भरत क्षेत्र जितना है ना, उससे दुगना हिमवन पर्वत है, और हिमवन पर्वत से दुगना हिमवत क्षेत्र है, और हिमवत क्षेत्र से दूना महाहिमवन पर्वत है। महाहिमवन पर्वत से दूना हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र से दूना निषद पर्वत है, उससे दूना विदेह क्षेत्र। ऐसे दूना दूना विस्तार, माने यहाँ क्षेत्र से दूना पर्वत, पर्वत से दूना क्षेत्र, फिर दूना पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, ऐसे दूना दूना विस्तार है। विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना आ जाएगा। 64 गुना। ये x है, वो 2x है, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, तो 64 गुना है। 64 गुना। और जो पद्मरथ जो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है, क्या तो पद्म तालाब है ना, वो 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। और जो उसमें 1 योजन प्रमाण विश्कम का धारक कमल है, और उससे दूना जो है, सब कुछ दूना दूना है। उससे दूना माँ पद्मरथ है, और उससे भी दूना तिगिंच रंध है। मैंने उसमें कमल भी दूने हैं, कमल का प्रमाण भी दुगना है। और जो तालाब है, तालाब की लंबाई, चौड़ाई और गहराई सब दूनी दूनी है। अब जैसे भरत क्षेत्र में हिमवन पर्वत से गंगा तथा सिंधु दो नदियां निकली है, वैसे ही उत्तर दिशा में कर्मभूमि संज्ञक जो एरावत क्षेत्र है, उसमें सिकरी पर्वत से निकली हुई रक्ता तथा रक्तोदा नामक दो नदियां। एरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तोदा नाम की दो नदियां जो पूर्व और पश्चिम में बहती है। और जैसे हिमवत मतलब पूर्व और पश्चिम में, तो उत्तर से मतलब वो तालाब से
ऊपर की ओर बह रही है नदियां, उत्तर की ओर, उत्तर में पूरब की ओर, एक उत्तर में पश्चिम की ओर। और जैसे हेमवत नामक जघन्य बहुभूमि के क्षेत्र में महाहिमवत और हिमवत नामक दो पर्वतों से क्रमानुसार रोहित तथा रोहिताशय दो नदियां निकली, उसी प्रकार उत्तर में हिरण्यवत संज्ञक जो जघन्य बहुभूमि क्षेत्र है उसमें सिकरी और रुक्मी नामक दो पर्वतों से क्रमानुसार स्वर्णकुला और रूप्यकुला ये दो नदियां निकली। इसी प्रकार हरि संज्ञक मध्यम बहुभूमि क्षेत्र में निषद और महाहिमवत नामक दो पर्वतों से जैसे क्रमानुसार हरित तथा हरिकांता दो नदियां निकली, उसी प्रकार उत्तर में रम्यक नामक मध्यम बहुभूमि क्षेत्र में रुक्मी और नील संज्ञक दो पर्वतों से नारी तथा नरकांता इन दो नदियों को क्रमानुसार निकली हुई जानना चाहिए। ये ध्यान रखना, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये है ना ये कौन सा क्षेत्र है, जैसे ये मध्यम, ये जघन्य बहुभूमि है हिमवत क्षेत्र, यहाँ मध्यम बहुभूमि है, फिर ऐसे यहाँ मध्यम बहुभूमि है या जघन्य बहुभूमि, ऐसा है। हिरण्यवत क्षेत्र में जघन्य बहुभूमि, फिर ये मध्यम बहुभूमि, यहाँ ही मध्यम बहुभूमि, ये जघन्य बहुभूमि। जैसा नीचे का है वैसा क्या वैसा ऊपर की व्यवस्था है। जैसे नीचे दो दो नदियां निकल रही है, ऐसे ऊपर भी हर एक जो है क्षेत्र में दो नदियां बह रही है, दो तालाबों से आती हुई नदियां, जैसे ये हम इस हिरण्यवत क्षेत्र में महापुंडरीक से और पुंडरीक से आ गई स्वर्णकुला रूप्यकुला, ऐसे इसमें केसरी तालाब से और महापुंडरीक तालाब से दो नदियां बह रही है, इसमें रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता, ऐसे ये है ना। मतलब बिल्कुल बेसिकली मिरर इमेज है, मिरर इमेज, जैसे नीचे का जैसा ऐसे ही ऊपर का एकदम एग्जैक्ट सेम एज इट इज है। नीचे और ऊपर की इमेज एक जैसी, मतलब आप नीचे का जैसे जो नीचे जैसा जो बन रहा है ना, जो नीचे की जो इमेज है सेम उसकी मिरर इमेज आप ऊपर की ले सकते हो। यदि ऊपर की इमेज नहीं भी मालूम है आपको, नीचे की मालूम है, तो नीचे की बिल्कुल ऐसी की ऐसी रख दो ऊपर, तो ऊपर की बन जाएगी। समझ में आया ये सब? और उत्तम बहुभूमि यहाँ है, ये यहाँ ये जो देवकुरु और उत्तर कुरु है यहाँ उत्तम बहुभूमि, उत्कृष्ट बहुभूमि। बाकी ये मध्यम बहुभूमि है इनमें, हरि और रम्यक में, और हिरण्यवत और हेमवत में जघन्य बहुभूमि है, और भरत एरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है। हाँ सर ये जो येलो येलो जो 32 नगरियां दिख रही है, हाँ इसमें भी फिर सेंटर में विजयात पर्वत होके इनके सबके 6-6 खंड बनेंगे विदय क्षेत्र में भी? हाँ हाँ बनेंगे ना। कोई 5 म्लेच्छ बनेंगे वहां भी विदय में भी, और एक आर्य खंड बनेगा। हाँ 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 एक मिनट दिखाया था ना, फोटो देखना हो तो वो भी फोटो है। दिख रहा है क्या? ये क्षेत्र का म्लेच्छ खंड बताया। ये देखो, अब इसमें ये बीच में तो हो गया ये विजयाट पर्वत सफेद सफेद, और ये पर्वत जो है यहाँ से नदियां बह रही है, ये दो ऐसे 6 खंड हो गए इसके भी, 1 2 3 4, बीच का जो खंड, इधर का जो खंड है ये आर्य खंड है, और ये 5 म्लेच्छ खंड है। ये एक नगरी है, 2 नगरी, 3 नगरी, 4 5 6 7 8, ये 8 नगरियों का वर्णन है। और इन 2 नगरियों के बीच में ये एक पर्वत है, फिर बाद में तालाब है, नदी है, विभंगा नदी, फिर ये पर्वत है, फिर विभंगा नदी, फिर पर्वत, फिर विभंगा नदी, फिर पर्वत, फिर ये भद्रशाल वन है। जैसे ये 8 विदेह क्षेत्र के बीच में हर एक में विजयाट पर्वत दिखाए ना, सफेद सफेद मोटा, और ये 2 जो लाइनें खींची हुई है ये नदियां हैं। ये बड़ा पर्वत है उसका नाम क्या है? कौन सा? ये पर्वत जो है ये वक्षार पर्वत है। ये इन पे भी एक एक अकृत्रिम चैत्यालय वक्षार पर्वत कहलाते हैं। एक नगरी वाला दूसरी नगरी में नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। तो बहुत मेरा बड़े भी हैं ये, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है ये बीच का एक आर्यखंड है बस, ये जरा सा यहाँ रहते हैं लोग, बाकी 5 म्लेच्छ खंड है। और ये आर्यखंड जो दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ी रचना है, अपने भरत क्षेत्र से भी बड़ा है ये है। तो वर्तमान में तो चक्रवर्ती वगैरह जो होंगे तो वो ये 5 फ्लैट का मतलब ये 6 खंड को जीत के बनते हैं ना, वही बस इतना ही को, इनका एरिया इतना ही है। जैसे हमारा भरत क्षेत्र के अंदर हम रहते हैं ना, हमारी दुनिया उतनी है,
ऐसी इनकी दुनिया इतनी है बस, इससे बाहर कोई नहीं जाता, अपने अपने एरिया में रहते हैं सब। तो सब अपने अपने एरिया के 500 दोनों ऊंचे ही है सारे में, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये यहाँ से यहाँ तक के अपना एरिया है क्या? ऊंचे सबके 500 धनुष ही है वहाँ। हाँ सब 500 धनुष वाले हैं जितने भी। चल मेरा प्रश्न था कि अगर वो इधर कोई दूसरी नगरी में तीर्थंकर है तो वो दूसरी नगरी में दर्शन करने नहीं जा सकते तीर्थंकर की? नहीं जा सकते जी ऐसे, वो भी पैदल बेचारे कहाँ तक जाएगा आदमी, 1-1 लाख किलोमीटर पैदल चल सकता है। तो मतलब जिसका जन्म उस समय हुआ बाई चांस की उसकी नगरी में उस समय तीर्थंकर नहीं है तो फिर उसको साक्षात तीर्थंकर के दर्शन नहीं मिले? अरे 5 विदेश क्षेत्र के 5 मिलेचखंड में ही पैदा हो गया तो आर्यखंड तो एक ही है। मुझे लगता था कि वो 20 तीर्थंकर के दर्शन कर ही लेते होंगे घूमते घूमते। नहीं ऐसे घूमते फिरते नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जगह है ये कोई अपना मलारगंज थोड़ी नहीं है ऐसे कोई यही है तीर्थंकर तो दर्शन कर आए। बोलो अर्पिता जी। तो ये 8 नगरियों में से मोक्ष तो हो सकता है ना, कि खाली तीर्थंकर रहते हैं वहीं से मोक्ष होता है? नहीं मोक्ष तो सब जगह से हमेशा हो सकता होता ही है। तो वो खाली जो आर्यखंड है वहीं से होएगा? हाँ मोक्ष आर्यखंड से ही होगा, मिलेचखंड से नहीं होगा। देखो हम आगे चलते हैं अपन। सुषमा सुषमा देखो अब क्या लिखा है यहाँ पे। सुषमा सुषमा आदि 6 काल संबंधी जो परमागम में कहे हुए आयु तथा उत्सेद आदि है उन सहित 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उस अवसर्पणी तथा उत्सर्पणी काल जैसे भरत में है वैसे ही एरावत में भी है। क्या कह रहे हैं? ये जो 6 काल है ना, 6 काल जो कहे हैं, 6 काल के नाम याद है? सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ये 6 काल संबंधी जो परमागम में कही हुई आयु वगैरह है, ऊंचाई वगैरह है ना, आयु ऊंचाई बल आदि उन सहित 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल जैसे भरत क्षेत्र में है वैसे एरावत क्षेत्र में भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी अवसर्पणी काल चलता है। मैंने काल का परिवर्तन भरत और एरावत दोनों में होता है और कहीं नहीं होता है काल का परिवर्तन, और सब जगह अवस्थित है भूमिया, जहां जैसा है वैसे ही रहता है। केवल भरत और एरावत क्षेत्र ऐसी है जहाँ ये परिवर्तन होता है काल का, बाकी कहीं काल परिवर्तन नहीं है, सब अवस्थित है। विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, बाकी हरि रम्यक में हमेशा मध्यम भोग भूमि, उत्तर कुरु देवकुरु में हमेशा उत्तम भोग भूमि, हेमवत हिरण्यवत में हमेशा जघन्य भोग भूमि। केवल भरत और एरावत क्षेत्र में ये 6 काल का परिवर्तन होता है। 6 काल को मिला के एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी और 6 काल प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी होता है। माने 6 काल जो है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में पूरे होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में एक अवसर्पणी माने घटता हुआ क्रम और फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर में बढ़ता हुआ, जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है उत्सर्पणी अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी है, और 10 और 10 दोनों मिला के उत्सर्पणी अवसर्पणी का पूरा एक काल चक्र है जिसको एक कल्प काल कहते हैं। एक कल्प काल में एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी होती है, दोनों मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। और ये परिवर्तन केवल भरत एरावत में होता है और कहीं नहीं होता है। समझ में आ गया? अभी अपन अवसर्पणी में चल रहे हैं। अवसर्पणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसमें से पहले काल में 3 कोड़ा कोड़ी सागर उत्तम भोग भूमि में, मध्यम भोग भूमि में 2 कोड़ा कोड़ी सागर, नहीं पहले काल में 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर मध्यम भोग भूमि में मतलब दूसरे काल में 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर जघन्य भोग भूमि में 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर कर्म भूमि चौथा काल उसमें 1 कोड़ा कोड़ी सागर लेकिन 42,000 वर्ष कम, फिर 5वें काल में 21,000, 6ठे काल में 21,000, ऐसे सब मिला के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल। समझ आइए? 4 3 7 2 9 और 1 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें 42,000 कम कर दिए
42 में से 21,000 पांचवें काल के, 21,000 छठे काल। और यह विशेष है कि भरत के म्लेच्छ खंडों में और विजयार पर्वतों में चतुर्थ काल की आदि तथा अंत के समान काल है, इसके सिवाय दूसरा नहीं। अरे एक और चीज देखो, भरत क्षेत्र के जो म्लेच्छ खंड है और विजयार पर्वत है, वह चौथे काल की आदि और अंत के समान काल है। मैंने वहां पे हमेशा जब भी चौथा काल अपने यहाँ चलता है, तब वहां पे भी चौथा काल चलता रहता है, और जब अपने यहाँ चौथा काल खत्म हो जाता है तो वहां चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था बनी रहती है, जब तक कि फिर अगला चौथा नहीं आएगा तब तक। यही समझ में, जब जब हमारे यहाँ चौथे काल में परिवर्तन होता है, तब तक म्लेच्छ खंड और विजयार पर्वत में भी परिवर्तन होता है। और जब हमारे यहाँ पे पांचवा छठा काल चलता है, तब वहां पर चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था रहती है विजयार पर्वत पे और म्लेच्छ खंड में। और जब अपनी यहाँ भोगभूमि चलती है, तब वहां पे चौथे काल के आदि जैसी व्यवस्था रहती है। मतलब क्या होता है कि ये है ना, हमारे साथ केवल चौथे काल में परिवर्तन करते हैं, आदि से अंत तक और अंत से आदि तक। कौन? ये म्लेच्छ खंड और विजयार पर्वत। बाकी फिर स्थिर हो जाते हैं। जैसे अपने चौथे काल का अंत आ गया, अभी अपने तो पांचवा भी चल रहा है, लेकिन वहां पांचवा नहीं है, वहां चौथे काल के अंत जैसी व्यवस्था है। कहाँ पे? 5 म्लेच्छ खंडों में और विजयार पर्वत। और फिर जब अपने पांचवे का छठा आएगा, छठे का फिर छठा आएगा अपने, फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा चालू हो जाएगा, तो फिर चौथे के साथ में वो भी परिवर्तन करना चालू करेंगे। और फिर हमारे यहाँ चौथे के आदि से अंत तक जाएंगे, तो वो भी जाएंगे आदि से अंत तक। फिर जब हमारे यहाँ तीसरा दूसरा पहला काल चलेगा, तब वहां पे चौथे काल के आदि जैसी व्यवस्था रहेगी। समझ में? और फिर वो कब तक रहेगी कि जब तक फिर पहला दूसरा तीसरा नहीं आएगा, फिर चौथा नहीं आएगा, तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेगी। फिर वो हमारे साथ में परिवर्तन करेंगे। जब जब भी हम परिवर्तन करते हैं चौथे काल में, तब 5 म्लेच्छ खंड में और विजयार पर्वत हमारे साथ परिवर्तन करता है। अन्यथा वो वैसा का वैसा आखिरी में आके टिक जाता है, या शुरू में आके टिक जाता है, फिर वो वैसे ही बना रहता है। क्योंकि वहां ना तो भोगभूमि है, ना पांचवा छठा काल है। विजयार पर्वत पे ना भोगभूमि है, ना पांचवा छठा काल, ना 5 म्लेच्छ खंडों में भी पांचवा छठा काल नहीं है। पांचवा छठा काल यही है जहां हम रह रहे हैं। क्या हमारे योग में ये सब देखना। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। हाँ हो गया ये। इसके सिवाय विशेष क्या कहें? जैसे खटवा का एक भाग जान लिया जाए तो उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार समझ लिया जाता है। इसी प्रकार जम्बूद्वीप के क्षेत्र, नदी, पर्वत और रद आदि का जो दक्षिण दिशा संबंधी व्याख्यान है, वही उत्तर दिशा में भी जानना चाहिए। यदि आपने दक्षिण का जान लिया नीचे का, तो ऊपर का भी समझ में आ जाएगा। जैसे खाट होता है ना, खाट का एक भाग जान लो तो दूसरा भी वैसा का वैसा ही। पलंग, पलंग का आधा हिस्सा जान लिया तो आधा वैसे ही, ऐसा। ठीक है, आ रहा नीता जी समझ में? नहीं आया? बोलो क्या नहीं आया, पूछ लिया करो जो नहीं आया वो। आपको अर्पिता जी समझा देंगे, नहीं तो और भी सब लोग हैं। बोलो क्या नहीं आया, बताओ। पूछ लो एक कोई सी भी चीज जो नहीं आई हो एक आध। हाँ बोलिए। ये म्लेच्छ खंडों में चतुर्थ काल है, और विजयात पर्वत पे भी तो विद्याधरों की नगरियां हैं। हाँ अच्छा, विजयात पर्वत पे जो है, तो जैसे रावण वगैरह विद्याधर थे, हाँ, तो ये भी मोक्ष गए, तो क्या यहाँ भरत आर्य खंड में आके गए कि वहीं से जा सकते हैं? वहां से भी जा सकते हैं उस समय। अभी नहीं, अभी तो यहाँ से, अभी तो कहीं से भी नहीं जा सकते। नहीं, म्लेच्छ खंड वाले में चतुर्थ काल है, वो मोक्ष नहीं जाते वहां से सीधे? नहीं नहीं, म्लेच्छखंड से तो कभी भी नहीं जाता कोई भी। अच्छा, म्लेच्छखंड से मोक्ष जाते ही नहीं, केवल विजयात पर्वत से जा सकते हैं। लेकिन विजयात पर्वत से भी तभी मोक्ष जाते हैं जब अपने चौथा काल चलता है। अच्छा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते। जवानी के